प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृतः। एसडीजी क्लासेज पर लघु सिद्धांत कौमुदी का पठन पाठन चल रहा है और लघु सिद्धांत कौमुदी में हम लोग अच संधि पढ़ रहे हैं और हम लोग अच संधि को पढ़ते पढ़ते वृद्धि संधि के समीप पहुंचे हैं और वृद्धि संधि के कुछ वार्तिक हैं कि जो वृद्धि संधि के नियम से हल नहीं हो रहे थे तो कात्यायन ने उन पर वार्तिक लिखा। उन्हीं वार्तिकों का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि प्र उपसर्ग के बाद ऊह ऊढ़ और ऊढ़ एस ऐसे होगा तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। ये हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज कात्यायन ने फिर एक वार्तिक लिखा और वह वार्तिक था ऋते च तृतीया समासे। क्या था? ऋते च तृतीया समासे। यह कहता है और आपको याद होगा कि अनुवृत्ति ऊपर के सूत्रों से आती रहती है। एक पूर्व प्रयोग की यहाँ पर अनुवृत्ति आ जाएगी और वह जो अनुवृत्ति होगी पूर्व और पर के स्थान पर एक आदेश करेगा। माने पूर्व का अंतिम वर्ण और पर वर्ण का आदि वर्ण मिलकर दोनों एक वर्ण आदेश होंगे। वृद्धि से ही संबंधित है तो आपको याद होगा वृद्धि के कुछ वर्ण बताए गए। बोले वृद्धि क्या है? बोले आ, ऐ और औ। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जैसे इसके पहले वाले सूत्र में पढ़े थे अच्छादि उहिन्याम उपसंख्यानम कि अच्छे के बाद उहिन्याम आने पर अच्छा होड़ी बनता है। एक शब्द की सिद्धि के लिए वार्तिक लिखा था। आज पढ़ेंगे ऋते च तृतीया समास है और वृत्ति आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी। तो हमें वृत्ति इसलिए नहीं लिखे कि शायद यहाँ लिखने में थोड़ा सा समय लगे तो आपको थोड़ा पढ़ाने में जल्दी हो जाएगी। इन्होंने एक उदाहरण लिया। डायरेक्ट आते हैं अपने इन्होंने एक शब्द चुना और उस शब्द का नाम था सुखेन और आगे था ऋतः। थोड़ा बोले वृद्धि कब हो? जब बोले तृतीया समास, समासिक वाक्य, समास हो रहा। आपको शुभ प्रत्यय याद होगा सुवौजस षष्टाभ्याम भिस। तृतीया में क्या लगता है? टा लगता है। तृतीया में क्या लगा? टा। अब ध्यान देना, इसको अगर इस प्रकार से लिख दें सुख टा और ऋत सु। समास की एक विशेषता होती है कि समास जब भी होगा सुबंत के साथ होता। सुबंत का मतलब कि ऐसा शब्द जिसमें सुप प्रत्यय आदि लगे हो सुबंत कहलाते हैं। समझ में आ गया? सुखेन ऋतः का और समास होता क्या है ये भी जान लो कि समास विग्रह के अनुसार होता है। जैसा उसका विग्रह होगा वही समास होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं। ये लिखा है पीतांबर, पीतांबरम और पीतांबर। ध्यान दीजिएगा, एक में अम है और एक में विसर्ग है। दोनों में समास अलग अलग है। तो इसको हम
आपके लिए प्रश्न दे रहे हैं कि दोनों में कौन सा समास है, पीताम्बर में और पीताम्बरः में। आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। हमें यहां बताना था एक में बहुव्रीहि है और एक में कर्मधारय है। अब किसमें बहुव्रीहि है, किसमें कर्मधारय है, यह आपको निर्णय लेना है। इतना हिंट दे दिए कि जैसा आप विग्रह करेंगे समास वैसा होगा। हमें ये बताना था यहाँ पर। तो जैसा हमारा विग्रह होगा उसी के अनुसार हम समास का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर सुख प्लस टा, टा के लिए टांगस करके एक सूत्र है। टा को इन आदेश हो जाता है और जब टा को इन आदेश हो जाएगा तो बन जाता है सुखेन, समझिएगा। और सु के ऊ का लोप हो जाएगा उपदेशे अजनुनासिक से और स बचेगा और विसर्जनीय स से क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा, बन जाएगा ऋतः। बात समझ में आ गई। तो यह वाक्य तृतीया समास का है कि नहीं, तृतीया समासे क्यों कहा, हमें ये बताना था। सुखेन ऋतः, सुख का तृतीया में रूप चलाओगे तो सुखेन ही बनेगा। अब यहां हमें दो शब्द मिले, सुख मिले और ऋत मिले। बोले जब ये तृतीया में प्रयोग होगा तब इस वार्तिक का प्रयोग होगा, तब वृद्धि होगी, अन्यथा वृद्धि नहीं होगी। सुखेन ऋतः में देखा गया टा को हम हटा देते हैं और इधर से हम सु को हटा देते हैं और यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। अब ध्यान धरिए कि यहाँ यह बताया गया कि तृतीया का समास होना चाहिए। तो तृतीया का समास कैसे होगा, किसमें सुप लगा, सुख प्लस टा, तो हमने उसको हटा दिया। बोले जहां पर तृतीया समास हो रही हो और उसके बाद ऋत शब्द आना चाहिए। कौन सा, ऋत। ऋते लिखा है सप्तमी है, जहां पर ऋत शब्द हो वहां पर वृद्धि हो जावे, वहां पर क्या हो जावे, वृद्धि हो जावे। ध्यान देना, यहां अगर ये शब्द होता ऋण तो नहीं होगा, इतना ध्यान रखना है। ऋण होगा, नहीं होगा वृद्धि। आपको क्या होना चाहिए, ऋत शब्द होना चाहिए। इसीलिए लिखा है ऋते च तृतीया समासे, कि तृतीया विभक्ति में या तृतीया समास हो रहा हो तो ऋत से पहले या कोई भी शब्द हो, सुख है तो ऋत। यहां दुख भी हो सकता है, दुख प्लस ऋत कर सकते हो, सुख प्लस ऋत कर सकते हो। आपको बस यही समझना था कि तृतीया समास हो रही हो, द्वितीया होगी तो वृद्धि नहीं होगी, चतुर्थी होगी वृद्धि नहीं होगी। जब ऋते च तृतीया समासे देखा गया, सुख में था अ और आगे री का था री, समझते जाइए। सुख में क्या था अ, इधर क्या था री। अब देखा गया कि जब ये दो वर्ण आए तो अ और री मिलकर अकंठ से उच्चारित हो रहे थे, बोले जा रहे थे, और री मूर्धा से थे। तो स्थान तुल्यता को देखा गया कि ए वर्ण जो था वह कंठ तालु था, तो री को स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए ए हट गया। कंठ तो है ए में, लेकिन री वर्ण नहीं मिल रहा था, री मूर्धा का था और यह तालु का था, तो स्वीकार नहीं किया। औ के पास गए तो यहां पर ओठ मिला, यहां पर क्या मिला, ओठ मिला, तब भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। कंठोष्ठ है ना उसका उच्चारण, तो अ तो कंठ से बोला जा रहा है लेकिन उसके साथ वह ओठ वाला गुण लेके आ रहा है, री को स्वीकार नहीं। तो केवल एक ही वर्ण बचा आ, एक ही वर्ण क्या बचा, आ। तो आ को स्थान तुल्यता के आधार पर आ आदेश हो गया। क्या आदेश हो गया, आ आदेश हो गया। फिर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि उरण रपरह, क्या पढ़ा था, उरण रपरह। यह कहता है कि यदि
आदेश में यण आदेश होवे, क्षम्यताम, अण आदेश होवे, अण में क्या आते हैं अ, ए और उ। तो यहां पर यह नहीं बताया कि केवल ह्रस्व अ ही होगा। अ के 18 प्रकार, ई के 18 प्रकार और उ के 18 प्रकार यदि आदेश में हो तो यह 18 प्रकार में से अ का वृद्ध वाला बड़ा वाला रूप है, दीर्घ रूप है, अर्थात यह अण के अंतर्गत आता है। तो बोले जब आदेश में अण आदेश हो रहा हो तो जो अण आदेश होगा वह रपर होके आएगा। किस सूत्र से? बोले उरण रपर से। किस सूत्र से? उरण रपर। लिखा ना, ऊ को हमने उस दिन विभक्ति बताए थे कि उह क्या है? षष्ठी है, री है, री का षष्ठी में क्या बनता है? उह बनता है। तो उरण रपर कहता है कि जहां कहीं पर अण आदेश हो रहा हो तो वह हमेशा रपर होके आता है, लपर होके आता है। अगर यहाँ री होता तो ल के साथ अण आता, यहाँ री है तो र के साथ आएगा तो बनेगा क्या? आर। क्या बनेगा? आर। अगर ल होता आल बनता, यदि ई आता तो क्या बनता? ईल बनता। ध्यान दीजिएगा, अण आदेश होता, यदि बड़ी ई होती तो ईर, क्षम्यताम, ईर आदेश होता। ऊ होता बड़ा तो ऊल आदेश होता। गुण संधि में इस तरह से अगर यहाँ पर गुण संधि अ ए ओ है, अगर अ आदेश होता तो इर, ह्रस्व है ना, यहाँ पर उल। समझ में आ गया? तो आपको यही बताना था, आर आदेश होगा या तो आल आदेश होगा। देखा री मुर्दा वाला था इसीलिए रपर हुआ, नहीं तो यहाँ री होता तो लपर हो जाता। बात समझ में आ गई? उरण रपर नहीं समझ में आई तो आप जो है उरण रपर वाला सूत्र पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा। थंबनेल में हमने बताया है किस वीडियो में कौन सा सूत्र है, हमने बताया है। अब यहां इसको मिलाते हैं। यहां मिलाना क्या है? इधर सुख लिख दो और आगे तह लिख दो। जब इसको मिलाएंगे सु हो गया, ख आपने पढ़ा होगा अच्छहीनम परेण संयोजम, जो अच से हीन वर्ण होते हैं वह कहाँ जाते हैं? आगे वाले वर्ण में मिल जाते हैं। ख गया आ के पास, बन गया खा। अब आगे र था, र के बाद था व्यंजन। यदि र के बाद कोई स्वर वर्ण होता तो र की 3 गतियां होती, एक तो साथ में बैठता है और एक जो है ऊपर बैठता है और एक नीचे बैठता है। तो र के बाद यदि व्यंजन है तो र ऊपर चला जाता है, र के बाद कोई अच है तो वह नीचे चला जाता है। तो बना क्या? र चला गया ऊपर और बना सुखार्थ। क्या बना? सुखार्थ। क्लियर है? अगर वृत्ति में आप देखेंगे तो इसमें लिखा है तृतीया किम, ये तो लिखा है। हाँ, तृतीयेत किम, तृतीया क्यों कहा गया? यदि तृतीयेत नहीं कहा जाता तब क्या होता? मान लो ये सुखेन ऋतः नहीं बनाना था, सुख प्लस ऋत में वृद्धि क्यों हो गई? बोले तृतीया समास के कारण हुई। यदि हम यहाँ पर सुखाय ऋतः करते या सुखम लिख लो तो सु औजस अम औ सस, यही तो है। तो यहाँ पर द्वितीया हो जाता तो यहाँ पर फिर वृद्धि नहीं होती। तृतीया इसीलिए लिखा, तब यहाँ पर क्या बनता? तो सुखर्त बनता। क्या बनता? सुखर्त। समझ में आ गया? भूलेगा तो नहीं? तृतीया इसीलिए कहा गया। आगे एक उदाहरण दिया है इन्होंने, परमर्थ, परम ऋतः, परमर्तः। तो परमम ऋतः द्वितीया लगाया है, आप देखेंगे परमम ऋतः, एक उदाहरण भी दिया, तृतीय किम प्रश्नवाचक बना के परमर्तः। तो आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
तो यह ऋते च तृतीया समासे सूत्र था। अब हम अपने अगले सूत्र पे चलते हैं, और जो अगला सूत्र है कुछ है नहीं, हमारा अगला वार्तिक है प्रवत्सल कंबल वसनार्ण दशाना मृड़े। यही तो है। कात्यायन ने कहा कि जो ये शब्द दिए गए ये हमने अलग अलग करके लिख दिए कि वत्सर शब्द हो, कंबल शब्द हो, वसन शब्द हो, ऋण शब्द हो और दस शब्द हो। दशा नाम, क्योंकि सारे शब्द एक साथ लिखे गए तो इसीलिए वह बहुवचनांत में लिखने के लिए नाम अड़ाम आता रहा। दशा नाम और ऋणे, ऋणे में देखेंगे सप्तमी लगी है तो माने ये बाद में आएगा। बोले वत्सर शब्द के बाद ऋण आवे, समझते जाइएगा। वत्सर शब्द के साथ ऋण आवे, ऋण के अलावा कुछ ना आवे, रित आएगा। आपने पढ़ा था ना ऋते च तृतीया समासे, रित आएगा नहीं होगा। बोले ऋण आना चाहिए, उसके बाद ऋण आए, ऋण के बाद ऋण आवे। कुछ शब्द बता रहे हैं, ऋण के बाद ऋण आवे, 10 के बाद ऋण आवे तो क्या होगा? तो इन्होंने कहा वृद्धि हो जावे। क्या हो जावे? वृद्धि हो जावे। बात समझ में आ गई। एक शब्द सूट रहा है प्र, तो उसको बाद में अभी बताएंगे। पहले आपको समझना है कि चलो लिख ही देते हैं, प्र प्लस ऋण, ये ऊपर वाला प्र है, ध्यान दीजिएगा। अब आपको हमें बताना था कि इस वार्तिक के द्वारा इन्होंने बताया वृद्धि हो जावे, तो इन्होंने कुछ शब्द बता दिए। इन्होंने क्या किए? कुछ शब्द बता दिए। वृद्धि वर्ण क्या है? आ, ऐ और औ। वृद्धि वर्ण क्या है? आ है, ऐ है और औ है। बोले प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशान मृड़े, यह सूत्र बताता है कि वत्सर शब्द के साथ, कंबल शब्द के साथ, वसन शब्द के साथ, ऋण के साथ, दस के साथ और प्र के साथ। र में अ है, आगे री है, तो क्या हो जाएगा कि र में अ आगे री होके उरण रपर होके आर आदेश होगा, आ आदेश हुआ, और जब आ वर्ण आया तो क्या बन जाता था? एक के दिखा देते हैं, बाकी समझ जाइएगा। यहां पर हम बता देते हैं। वत्सर में देखिएगा र में था अ, र में क्या था? अ, और आगे था री, दोनों मिले, एक कंठ स्थान एक मूर्धा स्थान आदेश में देखा गया, तो ए में कंठ तालु, औ में कंठोष्ठ, तो ये दोनों री को स्वीकार नहीं हुए, हमारे गुण नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बैठेंगे। स्थानीय के स्थान पर जो बैठता है उसे आदेश कहते हैं। आ वर्ण का गुण मिल रहा था, आ वाले ने अपने पास बैठा लिया, आ हो गया। उसके बाद उरण रपर सूत्र आया, बोला यदि अण का कोई वर्ण अण के अंतर्गत आदेश में आ रहा हो तो रपर के साथ बैठेगा तो आर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या बनेगा? वत्सर हमने लिख दिया, र आधा था, बीच में आर आदेश हो गया और आगे ड़, ये तो बना। और रूप क्या बनेगा? र आगे था, तो हमने कहा था कि कोई स्वर होगा तो स्वर के साथ बैठ जाएगा, तो यहां पर क्या बनेगा? व त स और रा, फिर र है, आगे व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा, वत्सराण। क्लियर हो गया? वत्सराण। अब आ जाइए, हमारा
अगला शब्द है कंबल प्लस ऋण। क्या है? कंबल प्लस ऋण। अब सारे में वही नियम है, इतना आप इस स्तर पे समझदार होंगे तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट फटाफट इसको बना लेंगे। वत्सरार्ण, क्लियर हो गया। सुवादिक विभक्ति लाएंगे, नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो वहां पर अम का आदेश हो जाएगा। वो सब अमी पूर्वे सूत्र, वो बात का विषय है। उसके बाद कंबल प्लस ऋण, कंबल के लिए ऋण, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंबलार्ण, कंबलार्ण। बात समझ में आ गया? कंबल के लिए ऋण। और उसके बाद वसन शब्द आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? वसन शब्द। तो बनेगा वसनार्ण। क्या बनेगा? वसनार्ण। ऋण प्लस ऋण, ऋण के लिए ऋण, कि हमारे पास 1000 रुपए किसी से लिए, उन्होंने मांगा, हमारे पास नहीं था, हमने किसी और से लेके आपको दे दिया, तो वह होता है ऋण के लिए ऋण। तो बनेगा ऋणार्ण, दशार्ण। हमको लगता है अब आपको कोई समस्या नहीं। हमने कहा ना इस सूत्र में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्र था, र था, तो क्या बना, प्रणार्ण में क्या बनेगा, प्रणार्ण। आर का आया, प्र आधा था, राया, और बनेगा प्रार्ण। और नपुंसक लिंग में जब बनाओगे तो यहाँ पर म जोड़ते चले जाओ। ये आपकी किताब में लिखा होगा। यहाँ ऋणम ऋणम कर दोगे, यहाँ पर म कर दोगे, यहाँ पर म कर दो, यहाँ पे म कर दो। ऋणम ऋणम है तो वही शब्द आएगा। तो वत्सरार्णम, कंबलार्णम, वसनार्णम, ऋणार्णम, माने ऋण के लिए ऋण, वस्त्र के लिए ऋण, 10 लोगों के लिए ऋण, या समझ में आया, या 10 रुपए के लिए ऋण, और प्रऋण, प्र के प्रकर्षण रूप से। तो यह हमारा वार्तिक था, प्रवत्सर कंबल वसनार्ण दशाना मृणे। कुछ भी नहीं था, केवल वृद्धि करनी थी कुछ शब्दों में, उन्होंने एक वार्तिक बना दी। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पर। और हमारा जो अगला सूत्र है तो वह सूत्र 3 सूत्रों से मिलकर बना है। ध्यान से समझिएगा। एक शब्द की सिद्धि के लिए इन्होंने, कि वहां कुछ गड़बड़ हो रहा था, गलत रूप बन रहे थे, तो उन्होंने कुछ चीजें बताई। और अगला जो सूत्र है वह ध्यान से देखते रहिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। वह सूत्र क्या था? तो आप जब कभी नाम सुने होंगे उपसर्ग का, किसका? उपसर्ग का, तो उसमें बताया ये 2 सूत्र हैं और थोड़ा आसानी हो गई। यहां पर लिखा है उपसर्गा क्रिया होगे, उपसर्गा क्रिया योगे। आपके स्क्रीन पे सूत्र दिखाई देगा और सूत्र संख्या है 1 4 5 9। बोले उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्ग किसे कहेंगे? तो बोले जो प्र आदि में हो। ये सूत्र आप आगे पढ़ेंगे, 4-5 सूत्र के बाद इसका नंबर आएगा प्रादेय का, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी यहां हम उसकी चर्चा कर देते हैं, आगे समझना आपका आसान हो जाएगा। बोले जो प्रादेय है, माने जो प्र आदि में है, और वह क्रिया योगे, क्रिया के योग में होंगे, तभी उपसर्ग संज्ञा शिव माने होवे। उपसर्ग कितने हैं? तो बताया 22 है। कौन कौन से? स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा।
प्र परा अप सम प्रपरा अपसम अनु अव निश निर दोष दुर बी आंग नी अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप एते प्रादय। समझ में आ गया? प्रादय एक गण है। आपने पढ़ा होगा उपदेश क्या है? बोले धातु सूत्र गणों आदि। समझ में आ गया? तो ये 22 शब्द प्रादेय गण के अंतर्गत आते हैं। जब गण पाठ पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा। पहली बात, ये हम आप कहते हैं कि ये 22 उपसर्ग है। ये हम आप कहते हैं ये उपसर्ग है, लेकिन ये उपसर्ग नहीं है। इसीलिए कहते हैं, आपको लगता है सर जी तो सब जानते हैं। अरे जानते हो, अच्छी बात है, लेकिन विशेष भी तो जानो। हम कह रहे हैं उपसर्ग नहीं है, सिद्ध करके दिखाओ। नहीं बता पाओगे उपसर्ग हमने क्यों नहीं कहा है। पहली बात, जब इस सूत्र के पीछे जाएंगे 2, 300, 4 सूत्र पीछे, वहां पर यह प्रादेय मिलेगा। उसके बाद तुरंत ऊपर या नीचे एक सूत्र होगा अष्टाध्यायी में, निपात। ये निपात हैं। समझिए, इसके कई नाम हो गए। इसके कई नाम हो गए। प्रादेय क्यों कहा? प्र आदि में है, और आदि का जब आप बहुवचनांत रूप चलाएंगे तो आदेय बनता है। प्र लग गया तो प्रादेय बन गया, क्योंकि एक तो है नहीं प्रादि बोले, 2 है नहीं कि प्रादौ बोले, 2 से ज्यादा है तो प्रादेय, और एते माने ये सब। समझ में आ गया? ये वही प्रादेय है। उन्होंने उपसर्गों के नाम नहीं लिखे, ये सूत्र शैली थी। बोले आपको प्रादेय जानना है, गणपाठ में जाओ, जिस अध्याय का है उसी अध्याय के गणपाठ में यह प्रादेय मिलेगा। वहां पर आपको ये 22 निपात है। अब देखना, हम जानते हैं कि इसको उपसर्ग कहते हैं, लेकिन उपसर्ग से पहले ये क्या है? निपात है, गति है। इनकी गति संज्ञा भी होती है, इन्हें गति संज्ञा, और इन्हें उपसर्ग भी कहते हैं। इन्हें उपसर्ग भी कहते हैं, और ये अव्यय भी में आते हैं, तो उसकी चर्चा वहां पर होगी। अभी जो है आप यही समझिए। बात समझ में आ गई? ये निपात है, क्योंकि वरदराजाचार्य ने क्या किया है? इसको आसान करने के लिए सूत्रों को आगे पीछे क्रम रखा है। नहीं तो आप 59 से 3 या 456 नंबर पर जाएंगे, वहां पर प्रादेय, निपात, चादेयो सत्ते, ये सब सूत्र मिलेंगे, और ये सब सूत्र आगे आप पढ़ेंगे। हमें बताना था विशेष ये निपात है। और उपसर्ग कब होंगे? बोले जब क्रिया का योग होगा। जब यह निपात किसी क्रिया के साथ जुड़ेंगे तब
उपसर्ग संज्ञा हो गई, तब इनकी उपसर्ग संज्ञा होगी। बात समझ में आ गई। अब आ जाओ भू आदयो धातु। ये सूत्र समझ में आ गया। संज्ञा करता है कि प्र की संज्ञा कैसे होगी, परा की संज्ञा कैसे होगी, अप की कैसे होगी। उन्होंने बताया कि जब क्रिया के साथ इसका योग होगा तब इनकी उपसर्ग संज्ञा स्युः माने होवे। अब आते हैं भुवादयो धातु। ये धातु करने वाली संज्ञा है। जब आप भू धातु का तिंग प्रत्यय से शब्द सिद्धि प्रक्रिया करेंगे तब वहां पर पहला ही सूत्र यही लगता है, भुवादयो धातु। भुवादयो धातु से आप पहले क्या करेंगे, धातु संज्ञा करेंगे, तब तिप तस झी ऐसे लगाएंगे। लेकिन हमें भुवादयो धातु क्या है, क्योंकि जो अगला वृद्धि संधि वाला सूत्र आ रहा है, इन दोनों की आवश्यकता थी। इसीलिए वरदराज ने बताया कि पहले इसको जान लो कि इन दो संज्ञाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो उपसर्ग क्या है तो उसके बारे में बताया। बोले भुवादयो धातु क्या है, बोले क्रियावाचिनो। क्रिया के जो वाचक हैं, जो क्रिया को बताते हैं, ऐसे भू आदि तो भवाद्य बनेंगे। समझ में आ गया, ऊ का व हो गया भवादयो। क्योंकि जो हमारे 10 गण हैं उसमें भू धातु आदि में है, तो भू आदि क्या बन जाएगा, भवादि। क्या बन जाएगा, भवादि। क्लियर हो गया। और ये भवादय क्यों बन गया, क्योंकि बहुवचनांत थे। लगभग 2000 धातु में, लगभग कितनी है, 2000 धातु। भू आदि में है 10 गण पाए जाते हैं, भुवादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण, जोहित्यादिगण, दिवादिगण, ऐसे हैं, बहुत सारे गण हैं। बोले कि ऐसे गणों को हम धातु कब कहेंगे, बोले जब वह क्रिया का बोध कराएंगे। भू संज्ञा भी है, ध्यान दीजिएगा। भू क्या है, संज्ञा भी है। भू माने पृथ्वी भी होता है, ये संज्ञा है। इसीलिए वृत्ति में उन्होंने लिख दिया कि भुवादयो धातु से धातु संज्ञा कब होगी, जब वह क्रिया के वाचक होंगे। अगर भू से पृथ्वी का बोध होगा तब वह धातु नहीं कहलाएगा। इसीलिए पाणिनि जी पहले संज्ञा बना देते हैं कि पहले तुम उसके जैसा हो जाओ, तब तुम्हारे जैसा हम व्यवहार करेंगे, तब तुम्हारे साथ हम व्यवहार करेंगे। वही चीज यहाँ भी है कि भू आदयो धातु से उन्होंने जो भू आदि 10 गण बताए गए उनकी धातु संज्ञा करता है। बस इसमें यही था, सूत्र दोनों में कुछ नहीं था। बस हमें बताना था कि उपसर्गा क्रिया हो गए। बोले उपसर्ग कब, बोले जब क्रिया का योग होगा, क्रियाओं के साथ जुड़ेंगे। बोले क्रिया क्या है तो क्या, बोले जो भू आदि है और उनकी धातु संज्ञा, माने जब वो क्रिया के बोधक होंगे, कोई कार्य करने वाला क्रिया या क्षमतम कि क्रियावाचिनो, क्रिया के बोधक, क्रिया के वाचक, क्रिया को करने का जो बोध होगा वह भूवादि 10 गणों का धातु संज्ञा स्युः माने हो गए। बात पहुंच गई। साफ करें तो इससे एक संधि क्लियर हो रही थी। उपसर्गाधृति कि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलेगा कि नहीं चलेगा, वह 111 नंबर तक जाएगा और उसके अंतर्गत ये सूत्र आता है। तो एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चलेगा, पूर्व पर के स्थान पर एक आदेश होगा, माने एक आदेश होगा। उपसर्गात, अलग करिए, उपसर्गात रीति धातु कि उपसर्ग के बाद रीति धातु माने री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु आ जावे। उपसर्गात, तो इसकी वृत्ति लिखिए, स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, यहां भी लिख देते हैं। अवर्णांत, अवर्णांत ता दुप सर्गा द्रि
द्रिकारादौ अवर्णान, समझते जाइए, अवर्णान अवर्णा तो अवर्णांतात उपसर्गात ऋकारादौ धातौ। देखो आप वृत्ति समझ जाएंगे तो ये चीजें जीवन भर नहीं भूलेंगे। परे वृद्धि रेकादेश, हमने कहा था ना कि एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है, रेकादेश स्यात्। एक उदाहरण है, इन्होंने लिखा है, यहीं पर लिख देते हैं, इधर विग्रह कर देंगे। प्राच्छर्ति, ये उदाहरण दिया। अवर्णांत उपसर्गात, पहला कंडीशन रखा कि उपसर्ग कैसे हो, बोले जो अ से समाप्त होते हो, अ से समाप्त होते हो। अब ध्यान देना है, प्र उपसर्ग क्या है, अ से समाप्त हो रहा है, समझ में आया। अप उपसर्ग जो है प्रपरा अप सम अनु अव क्या है, अ से समाप्त हो, तो इसी तरह जो अ से समाप्त होने वाले उपसर्ग होंगे, अवर्णांत उपसर्गात ऋकारादौ, तो ये रादौ क्या है, आदौ आदि, बोले री से आदि में हो ऐसी कोई धातु। तो आप जब गणपाठ देखेंगे तो उसमें री से जो धातुएं हैं हमारे गणपाठ में लगभग 15 धातु री से प्रारंभ होती है। 15 धातु किससे प्रारंभ होती हैं, री से। और उपसर्ग लगभग 6 अकारांत है। 6 उपसर्ग क्या है, अ से अंत होते हैं। बोले उन 6 उपसर्ग के बाद अगर ये 15 ऋकारांत धातुएं आएंगी तो दोनों के स्थान पर, माने पहले पूर्व वर्ण के अंतिम वर्ण पर और पर वर्ण के आदि वर्ण दोनों मिलकर के वृद्धि हो जाएंगे। वही लिखा है, धातु परे बाद में आवे, धातु बाद में आवे, इसे परे वृद्धि हो जावे एक आदेश, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जावे। तो एक धातु है ऋक्षति, एक धातु क्या है, ऋक्षति। अब समझिएगा, प्रधन ऋक्षति, संधि का पूरा नियम लगा, उपसर्गा धृति धातु, यहां भी आदि गुण से गुण हो रहा था, आदि गुण से गुण हो रहा था, उसको बाधा उपसर्गा धृति धातु आया। क्यों, अरे आदेश हो रहा था ना, तो उन्होंने कहा भैया आप रुक जाओ, किसको, गुण संधि को। आप कहते हो आ के बाद आ के बाद कोई भी स्वर आने पर गुण हो जावे, लेकिन हम कुछ कंडीशन देते हैं। हमारे पास 6 उपसर्ग हैं और वह जो उपसर्ग है अवर्णांत हैं, अवर्ण से समाप्त होते हैं, और उसके बाद कुछ 15 धातुएं, समझिएगा। वह सामान्य नियम था, ये विशेष नियम है, हमेशा सामान्य पर विशेष हावी होता है। तो आप रेगुलर अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ये सामान्य विशेष समझते होंगे। जो भगा भगा कर देख ले, अरे कुछ भी नहीं है इसमें, इन्होंने कुछ नहीं बताया, भगा और स्वेप कर दिए, अरे ये समझ में आ रहा, फिर भगा के देख लिए। भाई समय दे रहे हैं तो कुछ विशेष चीजें बताने के लिए तो दे रहे हैं।
ये तो इतना समय लेने के लिए क्या था, डायरेक्ट पढ़ देते, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋकार आदि धातु आ जाए, रि से प्रारंभ होने वाले धातु आ जाए, उसको वृद्धि कर दो, तुरंत उदाहरण बताते आगे निकल जाते। लेकिन हमें यहाँ बताना था कि आदि गुणः का यहाँ पर बाधा गया, इसको, ये बाधक सूत्र है। क्यों बाधा गया? आदि गुणः का था आ के बाद क्या आ जावे, अच आ जावे, इको एणच पढ़े हो ना, तो क्षमता इको एण से एण संधि होगी। आदि गुणः से बताया आ के बाद अच आ जाने पर क्या हो जावे, गुण हो जावे, तो वहां पर स्वर 9 थे, लेकिन इन्होंने कंडीशन रखी कि अय आदि गुण हम कुछ शब्दों के साथ वृद्धि करेंगे, हम कुछ शब्दों के साथ क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो उन्होंने नियम बनाया कि हम कुछ शब्द क्या लेंगे, हम कुछ ऐसे उपसर्ग को पकड़ेंगे जो अ से समाप्त होते हो। जैसे प्र एक आंग उपसर्ग है, समझिएगा, आंग में न की हलंत्यम सहित संज्ञा, आंग उपसर्ग भी क्या है, ये भी वही है, अ से समाप्त हो रही है। अ किसी भी रूप का हो, चाहे नपुंसक क्षमतम, चाहे वो नासिका से बोला जाता हो, चाहे 18 प्रकार के बोध होंगे, उदात, अनुदात, स्वरित, अनुनासिक, अननुनासिक, बात समझ में आ गए। 18 प्रकार के अ के बाद यदि ऋकारांत धातु जो आदि में हो, ऐसी 15 धातुएं यदि आएंगे तो वहां पर वृद्धि होगी। बस इतने बताया कि 6 शब्द इधर है और 15 शब्द इधर है, इसीलिए उसको बांधा, ये अपना नियम लाया। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ अ था, इधर री था, सारा नियम वही चलेगा, अ ये मिलेगा, उरण रपर से आर हो जाएगा। ये अण का आ था, तो इसीलिए जब अण का आदेश में आता है तो उरण रपर सूत्र आके रपर कर देता है। अगर अलरी होता तो आल होता, लेकिन उसका उदाहरण यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अभी कुछ दूसरा आल वाला आएगा, आगे दिखाएंगे। अब इधर प्र, तो इस तरह से प्र था, समझिए। हम इसको और छोटा दिखाते हैं, देखो शब्द संयोजन इसलिए दिखाते हैं कि भविष्य में आप कभी गलती न करिएगा। प्र र आर री बदल गया तो बना क्षति, प आगे र था, अचहीनम परेण संयोजम, तो यह र आ के साथ गया तो मिल के बैठ गया तो बनेगा प्रा। और हमने बताया था कि र के बाद यदि कोई स्वर होगा, देखिए स्वर मिल गया तो नीचे बैठता है, देखो यहाँ नीचे बैठ गया, प्रा बन गया, क्लियर हो गया। ये र आगे च वर्ण था, आगे क्या था, च वर्ण था, आधा था, ऊपर नहीं बैठा, आगे छ को देखा तो उसके ऊपर जाकर बैठ गया, क्योंकि व्यंजन वर्ण था, तो ये र ऊपर जाके बैठ गया तो क्या बनेगा, प्रारछति, क्या बनेगा, प्रारछति। माने इस सूत्र की सिद्धि के लिए आप उपसर्गा क्रिया योगे पढ़े और आप भूवादयो धातु पढ़े और उपसर्गा धृति धातु, ये शब्द बनाने के लिए प्रारछति, क्लियर है। आपकी किताब में भी वही दिया होगा, उपसर्गा धृति धातु से यह कहता है कि अवर्णांत उपसर्गा ऋकारादौ धातु परे वृद्धि रेखा देश है स्यात्, उदाहरण बताया प्राक्षति। यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर गुण प्राप्त था, उसको बाध कर यह सूत्र आया, उपसर्गा धृति धातु। और प्राक्षत में कभी पूछेगा संधि है तो सूत्र 4 दे देगा, किस से संधि है, वृद्धि भी देगा, गुण भी देगा, और आपको ये सूत्र भी दे देगा। तो सही निशान क्या लगाएंगे आप, ये वाला सही होगा। और सामान्यतः जो पढ़े रहेंगे तो प्रधन रिक्षति करके प्रक्षति बना डालेंगे, और उन्हें वृद्धि तो दिखाई पड़ेगी नहीं, लेकिन शब्द हमको जब पढ़ेंगे नहीं या ज़्यादा डीपली पढ़ा होगा तब वो प्राक्षति बना पाएगा। तो ये छोटे छोटे
हमारे सब क्या थे? रूप थे। ये हमारे छोटे छोटे क्या थे? रूप थे। एंग पर रूपम, ध्यान दीजिएगा, एंग एक प्रत्याहार है। एंग एक क्या है? प्रत्याहार है। और वह सप्तमी में है। वह क्या है? सप्तमी में है। एंग है, एंग प्रत्याहार का सप्तमी में रूप क्या बनता है? एंग बनता है। इसके पहले के सूत्रों में आपने पढ़ा था। तो अब यहां पर पररूप विधायक सूत्र माने विधि करने वाला, विधान करने वाला, ये सूत्र है एंग पर रूपम। सूत्र संख्या 6194। यहाँ तक एंग कहाँ होगा? पर में होगा। एंग एक प्रत्याहार है। इसके अंतर्गत क्षमता कहाँ भाग रहे? ए और ओ आएगा, यही दो वर्ण आएंगे। और आत की अनुवृत्ति आ रही है, आत एंग पर रूपम। समझ में आ गया? अब यहां पर वृत्ति देखेंगे, लिखा होगा आदु उपसर्गात, आदु उपसर्गा देंगो, देंगादो, अलग अलग अभी करके बता देते हैं। सूत्र बहुत आसान है क्योंकि पीछे इसकी चर्चा हो चुकी है, तो नियम आप जानते होंगे। धातु परे पर रूप में का देश है। अभी वृद्धि रेखा देश पढ़ रहे थे, अब पढ़ोगे पर रूप में, पर रूप में एकादेश, ठीक है ना? पर रूप में एकादेश स्यात्, स्यात् माने होवे। क्लियर हो गया? उदाहरण दिया प्रेजते, उदाहरण एक और दिया उपोषति, दो उदाहरण दिए, प्रेजते का और उपोषति का। अब आपको हमें समझाना था आत, वह आत कहाँ का हो? बोले उपसर्गात। आत उपसर्गात, समझ में आ गया? ऐसा उपसर्ग जो अ से समाप्त होता हो। समझ में आ गया? तो इन्होंने एक उपसर्ग ले लिया प्र और एक उपसर्ग ले लिया उप, दोनों साथ साथ सिद्धि करेंगे। बोले एदा एंग आदो धातु, धातु कैसा हो? बोले जो ए से प्रारंभ होती हो। एंग में क्या आते हैं? ए और ओ आते हैं। तो परे, और लिखा है परे, ये धातु सप्तमी है, परे क्या है? सप्तमी है। बात समझिएगा। आत उपसर्गात, आत से किसका बोध होगा? अ या आ का, क्योंकि यह आत तपर नहीं है। तपर तत्कालच पढ़ाए थे, ये अ का रूप है पंचमी में आत, माने अ या आ, सारे प्रकार यहां पर आएंगे 18। तो आत उपसर्गात एंगादो धातु परे, एंग आदि में हो ऐसी धातु बाद में हो, माने ए से प्रारंभ होने वाली धातु बाद में हो, तो पर रूपम एकादेश पूर्व एक पूर्व प्रयोग का चल रहा है।
अधिकार चल रहा है तो पूर्व पर के स्थान पर पररूप हो जावे। क्या हो जावे? पररूप। इन्होंने दो धातुएं ली, एक प्र प्लस एजते और दूसरा लिया ओषति। दूसरा क्या लिया? ओषति। अब दोनों में देखिएगा, प्र के बाद ए था तो यहाँ पर वृद्धिरेची से वृद्धि संधि प्राप्त थी। अब अ के बाद क्या आ जावे? ए ऐ ओ औ आ जावे, तो यहाँ पर क्या हो जाती? वृद्धि हो जाती। ये तो था अ या आ के बाद क्या आवे? ए ओ ऐ औ, तो क्या हो जावे? बोले वृद्धि हो जावे। यही तो नियम था। वृद्धरेश तो यही कहता था, ये एची तो है। और वही नियम यहाँ दोनों में लग रहे थे। अ के बाद एजते तो वृद्धि होगी, उप के बाद औसत था, आ के बाद ओ आता तो वृद्धि हो जाती। और वृद्धि वर्ण क्या थे? आ ऐ औ। समझ में आया? तो उसको बांध करके एंग पररूपम सूत्र से, एंग पररूपम सूत्र से, क्योंकि वृद्धि इन चार वर्णों के साथ हो रही थी, लेकिन यह कहता है हमारी वृद्धि जो होगी वह केवल इन दो वर्णों के साथ होगी। समझना? अब ये ज्यादा में लग रहा है इसलिए सामान्य अब यहां हो गया। और एंग पररूपम केवल दो शब्दों को सिद्ध कर रहा है, दो वर्णों को लेकर यह सिद्धि प्रक्रिया बना रहा है। बोला हमारा क्षेत्र कम है, हम विशेष है, तो हम विशेष है इसलिए तुमको बाध करके हमारा उपयोग होगा। एंग पररूपम आया 6-1-94। ध्यान समझ में आ गया? वृद्धि को क्यों बाधा? वृद्धि का क्षेत्र चार वर्णों पर था, इसका क्षेत्र दो वर्णों पर है, एंग है ना, तो उसको बांध करके एंग पररूपम आया। और जब एंग पररूपम आया तो यहां पर होने लगी वृद्धि। यहां पर क्या होने लगी? क्षमतम, उसको बांधकर पररूप होने लगा। जब पररूप होने लगा तो देखा गया, हम एजते का यहां लिख देते हैं, आगे रूप बना देंगे। प्र में अ था, प्र में क्या था? अ था, आगे ए था, वृद्धि को रोककर पररूप हुआ। अ ए मिलकर, पर माने क्या होता है? बाद वाला रूप। इसमें बाद वाला रूप क्या है? ए। अ ए मिलकर क्या हो गए? बाद वाला रूप हो जावे, पर रूप। और इसी के साथ पूर्व रूप पढ़ लीजिए कि अ ए मिलकर पूर्व वाला रूप, माने यह अ ए मिलकर यदि ए में परिवर्तित हो गए तो पररूप, और यही अ ए मिलकर के पहले वाले अ में परिवर्तित हो जाएं तो पूर्व रूप। यही पररूप और पूर्व रूप की संधि है। आगे आएगा पूर्व रूप भी, उसकी चर्चा वहां होगी। तो यह ए में बदल गए। जब ए में बदल गए तो बचा क्या? प्र बचा, ए बचा और जते बचा। समझिए, ये आधा है। हमने अभी इसके पहले पढ़ाया था पीछे पहले उदाहरण में। तो ये प्रे जते ऐसा रूप बनता है। यहां पर क्या लिख दें? प्रेजते। अगर यह सूत्र नहीं लिखा जाता तो यहां पर आप वृद्धि कर देते तो प्रयजते बनता, जो अनिष्ट रूप था, जो अनिष्ट रूप था। इसी तरह उपोषति में क्या बनेगा? तो बोले उपोषति बनेगा, उपोषति। एक बता दिए तो दूसरे को समझने में दिक्कत है नहीं होगी। अ ए मिले पररूप हो गया। अगर अ और ओ मिले पररूप हो गया। बात समझ में आ गई? तो यह एंग पररूपम था। यहां तक किसी को समस्या? अच्छा, यह संधि, यह नियम न होता तो होता क्या? प्रेजते प्रयजते बन जाता, अनिष्ट रूप बनता, माने गलत रूप बनता।
और ये जो उप प्लस औसति है ये उपऔसति बनता है। क्या बनता? उपऔसति, जबकि ये गलत है। प्रकर्षेण रूप से एजते माने कहीं पर जाया जाए उसे प्रेजते कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये वृत्ति में इसका ये अर्थ हुआ है। ये अर्थ धातु है जाने के अर्थ में। तो प्र प्लस एजते प्रेजते, उप प्लस ओसति उपोसति, सूत्र था एंग पर रूपम। तो आज हम लोगों ने ऋते च तृतीया समासे प्रवत्सर कंबल वसन वसनार्ण दशा नाम मृडे यह सूत्र पढ़ा, और उसके बाद हम लोगों ने उपसर्गा क्रिया योगे भूवादेव धातो, और भूवादेव धातो के बाद उपसर्गा धृति धातो, और उसके बाद एंग पर रूपम, इतने सूत्रों का अध्ययन किया। यदि इस क्लास से संतुष्ट हैं तो लोगों को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।